तो कहानी की शुरुआत होती है समर नाम की लड़की को दिखाते हुए। समर असल में अपने कॉलेज के दोस्त की वेडिंग में आई हुई थी जो कि टल्सा ओक्लाहोमा के अंदर है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड क्रिस जो होता है वो किसी वजह से आ नहीं पाया था। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा भी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, और इसलिए समर क्रिस के साथ वीडियो चैटिंग कर रही होती है। वो उसे हर चीज की अपडेट लगातार दे रही थी। खैर सेरेमनी खत्म होने के बाद समर अपनी दो दोस्त यानी कि विक्की और ईवा के साथ एयरबीएनबी के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर वो रहने वाले थे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस एयरबीएनबी में वो रुकने वाले हैं वो बहुत पुराना घर था। अब जाते वक्त भी समर अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही बातें कर रही थी और हम समझ पाते हैं कि क्रिस को वेडिंग में आने का काफी मन भी था। फिर इसके बाद बातों ही बातों में वो लोग एयरबीएनबी तक आ गए थे जो कि वाकई में बहुत ही बड़ा था। अंदर उन्हें सारी फैसिलिटी भी मिलती है, साथ ही साथ अंदर से वो काफी लग्जूरियस भी था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये काफी पुराना घर था, उसके बावजूद भी यहाँ पर काफी लग्जरी थी। एनीवेज एयरबीएनबी के अंदर आकर ये तीनों दोस्त काफी ज्यादा खुश होती हैं। उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि उन्हें रुकने के लिए इतनी शानदार जगह मिलेगी। खैर अब आगे वो लोग वाइन भी पीने वाले थे, लेकिन क्रिस समर को कम वाइन पीने के लिए कहता है, जिस पर समर कहती है कि वो खाली एक ग्लास पिएगी। इसके बाद समर क्रिस को घर दिखाने लगती है और इसी बीच ईवा उसके लिए एक ग्लास लेकर आई थी जो कि काफी बड़ा ग्लास था। जिसके बाद में वो क्रिस को किचन दिखाने लगती है और किचन के पास में एक बंद पड़ा हुआ रूम था। उस बंद रूम के बारे में क्रिस समर से पूछता है, जिस पर वो बताती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, बस ये लॉक्ड हो रखा है। जिसके बाद वो उसे सीढ़ियों से ऊपर जाकर सारे रूम दिखाने लगती है। अब घर को देखकर क्रिस को काफी क्रीपी वाइब आ रही थी। अब तभी अचानक से विक्की कैमरा के सामने आकर क्रिस को अचानक से डरा देती है और ये मजाक सच में काफी डरावना था। खैर इसके बाद समर क्रिस को अपना रूम दिखाती है और यहाँ पर वो फोन कट करके थोड़ी देर बाद उसे कॉल करेगी ऐसा कहती है। इसके बाद सीन बदलता है जहाँ पर समर फिर से क्रिस को कॉल करती है। अब यहाँ तीनों दोस्त साथ में बैठी हुई थी, लेकिन विक्की जो थी उसने इतना नशा कर लिया था कि वो कुछ भी बोलने लगती है और वो कुछ ऐसा गलत बोल देती है जिससे कि समर और क्रिस को अच्छा नहीं लगता। खैर अब वो लोग बातें आगे बढ़ाते हैं जहाँ पर विक्की ये कहने लगती है कि क्यों ना वो उस किचन के पास वाले बंद दरवाजे को खोलकर देखें कि आखिर वहाँ पर है क्या। और आई मीन ये बहुत ही अजीब चीज है, जो चीज बंद हो रखी है उसको खोलना ही क्यों है, क्यों किसी के फटे में टांग अड़ानी। लेकिन ऑब्वियसली बात है अगर ऐसा नहीं होगा तो ये हॉरर मूवीज आगे कैसे बढ़ेंगी। एनीवेज अब ये सुनकर समर और ईवा दोनों मना करने लगते हैं क्योंकि किसी भी चीज को इस तरह से छूना अच्छी बात नहीं थी, जो कि काफी अच्छी बात भी है। लेकिन विक्की तो इस हद तक नशे में धुत हो चुकी थी कि उसके लिए सब कुछ एक एडवेंचर था और कहीं अब ऐसा ना हो कि उसका ही एडवेंचर बन जाए। खैर अब ये दोनों विक्की को मना करने लगते हैं, लेकिन वो उनकी एक बात नहीं सुनती। जिसके बाद में वो वहाँ पर चेक करने चली गई थी और उसके जाने के बाद अब ये तीनों अपनी बातों को कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन तभी उन तीनों को एक जोरदार थर्ड आवाज आती है, यानी कि बहुत तेज वाली आवाज आई थी। इसके बाद ईवा और समर चेक करने जाते हैं विक्की को। चेक करने पर उनको पता चलता है कि विक्की ने वो बंद दरवाजा तोड़ दिया था, जिससे ईवा और समर बिल्कुल खुश नहीं थे क्योंकि इसका हर्जाना उनको चुकाना पड़ेगा। लेकिन विक्की के लिए तो ये सब भी एक एडवेंचर की तरह था। अब विक्की उस दरवाजे के अंदर चली जाती है जिसके पीछे ईवा और समर भी चले गए थे। वो उसको रोकने के लिए जाते हैं। अब अंदर जाकर देखने पर उनको एक बेसमेंट मिलता है जहाँ पर काफी सारा पुराना सामान रखा हुआ था और विक्की इन सामानों को ऐसे चेक कर रही थी जैसे कि उसके घर का सामान हो वो। अब समर उसे चीजों को छूने से मना करती है, लेकिन विक्की उसकी एक नहीं सुनती। उसने नशा कुछ ज्यादा ही कर लिया था। अब तभी यहाँ पर विक्की को एक अर्न यानी कि एक कलश मिलता है, जिसको देखकर विक्की और ज्यादा क्यूरियस हो जाती है और उसने उसे खोल भी दिया था। और खोलने के बाद वो घर अचानक से हिलने लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया था, यानी कि उन्होंने किसी चीज को तो आजाद कर दिया। अब विक्की उसके अंदर देखती है जहाँ पर सिर्फ राख थी और उसे देखकर विक्की डिसअपॉइंट हो जाती है और तब समर ये कहती है कि उसने इसके अंदर क्या एक्सपेक्ट किया था, सोने के सिक्के। अब ईवा जल्दी से विक्की के हाथों से वो अर्न यानी कि कलश ले लेती है और उसे वहीं पर रख देती है जहाँ से उसने उठाया था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक तरह की डिसरिस्पेक्ट थी। अब ये करने के बाद वो लोग उसे सुनाने लगते हैं कि उसने ऐसी चीज को हाथ क्यों लगाया, जिसको सुनकर विक्की ऊपर चली जाती है और यहाँ समर ने बाय बोलकर क्रिस का भी कॉल कट कर दिया था। जिसके बाद सीन बदलता है जहाँ पर क्रिस ने दोबारा अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया और वो उसे विक्की के बारे में पूछने लगता है, जिस पर समर कहती है कि सब कुछ ठीक है। जिसके बाद समर शावर लेने जा रही थी, लेकिन वो अपना फोन बाथरूम के मिरर पर रख देती है और क्रिस का वीडियो कॉल चालू ही था। जिसके बाद समर नहाने चली जाती है। खैर कुछ ही देर के बाद में क्रिस की नजर बाथरूम में बाहर समर के बेडरूम पर जाती है, जहाँ पर उसे एक बच्ची दिखाई देती है और ये देखकर वो समर को बुलाता है। उसे बताता है कि उसने किसी को उसके बेडरूम में देखा, लेकिन वो श्योर नहीं है कि वो कौन था। लेकिन इतनी देर में वो बच्ची वहाँ से गायब हो चुकी थी। अब इस बात पर समर ये कहती है कि वो जरूर ईवा या फिर विक्की होगी और ये सुनकर क्रिस भी मान लेता है। खैर इसके बाद दोनों बात करने लगते हैं जहाँ पर समर बेड पर लेटी हुई थी और उन दोनों की बातों से अब जाकर हमको समझ आता है कि ये दोनों असल में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के अंदर हैं और उनकी बातें अक्सर फेस टाइम से ही होती थी और यही रीजन था कि यहाँ पर वो आ नहीं पाया था, यानी कि क्रिस इसलिए इस वेडिंग के अंदर नहीं आ पाया। खैर अब यहाँ पर ये दोनों प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं कि तभी लाइट चली जाती है और ये काफी अनएक्सपेक्टेड था, इसलिए समर चेक करने लगती है और तभी क्रिस को बाथरूम के अंदर एक शैडो दिखाई देती है
जिसको देखकर वो हैरान रह गया था। वो शैडो बिस्तर की तरफ आई और अचानक गायब हो गई। क्रिस ये बात समर को बताता है, जिसके बाद वो चेक करती है लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। खैर अब तभी उनको एक जोर की आवाज आती है, जिसके बाद समर ने जल्दी से कपड़े पहन लिए थे और फिर वो जाती है विक्की और ईवा को चेक करने के लिए, जहाँ पर विक्की तो आराम से सो रही होती है। अब इसके बाद वो ईवा को चेक करती है, लेकिन उसके रूम में जाने पर उसने पाया कि ईवा तो वहाँ पर थी ही नहीं और ये काफी वियर्ड बात थी। जिस पर क्रिस कहता है कि हो सकता है वो पावर ऑन करने के लिए गई होगी और इसके बाद वो उसे चेक करने के लिए जाने लगती है। अब नीचे आने के बाद में उसे कुछ आवाज आ रही थी और थोड़ा आगे जाने पर उसे ईवा दिखाई देती है, जो कि दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हुई थी। और जैसे ही अब वो उसके पास जाती है तब ईवा एकदम से रोने लगती है। वो काफी घबराई हुई लग रही थी। अब ईवा को देखकर क्रिस काफी हैरान था कि अचानक से इनके साथ क्या हो गया, और तभी समर भी कॉल कट कर देती है क्योंकि सिचुएशन अभी थोड़ी सही नहीं थी। अब यहाँ से सीन बदलता है, जहाँ पर क्रिस दोबारा अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है, जहाँ पर वो समर से ईवा के बारे में पूछता है, जिस पर समर बताती है कि ईवा पहले से बेटर है और किसी रीजन की वजह से वो डर गई थी और नई जगह है तो ऐसा होता ही है। इसके बाद समर बेसमेंट में जा रही होती है फ्यूज बॉक्स को ढूंढने के लिए, यानी कि लाइट अभी तक नहीं आई थी। नीचे जाकर उसे डर लगने लगता है, लेकिन क्रिस उसे हिम्मत देता है, जिसके बाद समर आगे बढ़ती है। लेकिन तभी उसे दीवार के दूसरी ओर से कुछ आवाजें आती हैं, जैसे कि कोई दीवार को ठोक रहा हो। वो उस आवाज को कान लगाकर सुनती है कि तभी क्रिस को समर के पीछे खून में लथपथ एक आदमी दिखाई देता है, यानी कि एक आदमी की फिगर दिखती है, जिसे देखकर क्रिस समर को कहता है कि उसके पीछे कोई है, लेकिन तब तक वो वहाँ से गायब हो चुका था। अब यहाँ समर को ऐसा लगने लगता है कि क्रिस जो है वो सुबह से ही ऐसी बातें कर रहा है, तो पक्का उसको कोई गलतफहमी हुई है या फिर शायद उसने भी नशे कर लिए होंगे। अब समर को फ्यूज बॉक्स मिल जाता है और वो लाइट्स को भी ऑन कर देती है। खैर अब इसके बाद वो ऊपर जाकर क्रिस से फिर से बात करती है, जहाँ वो ये बताती है कि इन सब चीजों की वजह से वो बहुत डर गई है। यहाँ पर क्यूरियोसिटी में क्रिस समर से पूछ लेता है कि उनका एयरबीएनबी है कौन सी जगह पर, जिस पर वो उसे एड्रेस बता देती है। और क्रिस जो होता है वो उस एड्रेस को वेब के ऊपर सर्च करता है और उसको पता चलता है कि ये घर तो पैरानॉर्मल इंसिडेंट वाला घर है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं। और ये बात वो समर को भी बताता है कि उन्होंने ऐसा बेकार एयरबीएनबी कैसे कर लिया, जिस पर समर ये कहने लगती है कि वो पहले से ही काफी डरी हुई है और वो ऐसी बातें ना करे। खैर अब वो यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक और आवाज आती है, जिसके बाद समर ऊपर जाकर चेक करने लगती है, जहाँ पर फर्श पर पानी पड़ा हुआ था और वो पानी आ रहा था ईवा के बाथरूम से। अब यहाँ वो ईवा की आवाज सुनती है, जो कि बाथरूम के अंदर बड़बड़ा रही थी। समर दरवाजा खोलती है, जहाँ पर ईवा की नजर मिरर में टिकी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पजेस्ड हो गई है और उसे कोई होश ही नहीं था। समर अब ईवा के पास जाती है कि तभी ईवा उसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे कि समर का फोन गिर गया था और तभी विक्की भी वहाँ पर आ गई थी और दोनों मिलकर ईवा को संभालते हैं। अब यहाँ उनको ऐसा लगता है कि जैसे ईवा की तबीयत ठीक ना हो और इसलिए वो उसे उसके बेड पर सुला देते हैं। खैर अब इसके बाद में होता यह है कि समर विक्की को सारी बात बताती है जो भी अब तक हुई थी। अब यहाँ पर सिचुएशन काफी अजीबोगरीब मोड़ लेते जा रही थी। उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि उनके साथ चल क्या रहा था, लेकिन इन सब में विक्की अभी भी चिली होती है। उसे किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, लेकिन ये सब उसी की वजह से हुआ था। और जब से उसने उस बेसमेंट का दरवाजा खोला है, जब से उस अर्न यानी कि कलश को खोल दिया है, तब से उनके साथ कुछ ना कुछ अजीब हो रहा था। फिर इसके बाद समर बेड पर लेट जाती है और यहाँ क्रिस ये कहने लगता है कि ये घर पैरानॉर्मल चीजों का हिस्सा है और ये एक टीवी शो के अंदर भी आया था, लेकिन समर और डरना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसको चुप कर देती है। खैर अब यहाँ पर वो लोग आपस में बात करते हैं, लेकिन समर को नींद ही नहीं आ रही होती, इसलिए क्रिस उसे सोने के लिए कह देता है और समर सो जाती है। अब क्रिस यहाँ पर वीडियो कॉल पर ही था ताकि समर को डर न लगे, लेकिन तभी वो कुछ काम करने के लिए बाहर चला जाता है और वीडियो कॉल ऑन ही थी। जिसके बाद हम समर के बिस्तर के पीछे अंधेरे में से एक परछाई को आता हुआ देखते हैं, जो कि समर को ही देख रही होती है। जिसके बाद में वो धीरे धीरे समर के पास बढ़ रही थी और फिर वो अचानक गायब हो गई। लेकिन वो परछाई या फिर स्पिरिट बिस्तर पर चढ़ने लगती है और हमको ये पता चलता है बेड के स्पंज से, जो कि उसके वेट से दब रहा था, और वो स्पिरिट समर के फोन को गिरा भी देती है। अब थोड़ी देर के बाद में क्रिस लौट कर आता है, जहाँ पर कैमरा का एंगल बदला हुआ था, यानी कि फोन गिर चुका था, जिसको देखकर वो समर को आवाज लगाने लगता है। अब समर उठकर कैमरा ठीक करती है, जिसके बाद वो बाथरूम करने के लिए चली गई थी। अब बाथरूम करते वक्त वहाँ का दरवाजा अपने आप खुल गया था और वो अपने आप बंद भी होता है, जिस पर दोनों ही ध्यान नहीं देते। इसके बाद समर दोबारा बिस्तर पर आती है और तभी उसे एक थर्ड साउंड आती है, यानी कि फिर से वही आवाज जो कि रूम के बाहर से आई थी। समर रूम के बाहर चेक करने जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि ईवा फिर से रूम में नहीं थी। कि तभी ईवा जोर से उड़कर आती है और दीवार से टकराती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी इनविजिबल शक्ति ने ईवा को दूर फेंक दिया हो। अब ये देखकर समर बहुत बुरी तरह से पैनिक करने लगती है और जल्दी से विकी को बुलाने लगती है, जिसके बाद दोनों ही ईवा को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईवा जो थी वो उठ ही नहीं रही होती। इसके बाद दोनों मिलकर किसी तरह से उसको उसके रूम में लेकर जाते हैं। खैर अब वापस से हम रूम के अंदर दोबारा उस स्पिरिट को देखते हैं, जिसके बाद में समर अपना फोन उठाती है, जहाँ पर क्रिस उसे क्लियरली कहता है कि उन्हें इस एयरबीएनबी को, इस घर को छोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ
यहाँ पर कुछ तो अजीब है, लेकिन समर कहती है कि क्रिस की इमेजिनेशन उसे बार बार डरा रही है और वो ऐसी बातें ना करे। सबसे बड़ी बात ये थी कि ईवा को इस तरह से किसी ने उठाकर फेंक दिया था, तब भी यहाँ पर समर को यकीन नहीं था। खैर अब वैसे भी उसने एम्बुलेंस बुला ली थी और सब कुछ ठीक होने वाला था, जिसके बाद में वो कॉल कट करती है। अब क्रिस दोबारा उसे कॉल करता है जहाँ पर एम्बुलेंस आ चुकी थी, जिसके बाद 2 पैरामेडिक्स वहाँ पर आए थे। वो ईवा को चेक करते हैं और यहाँ पर वो दोनों ही पैरामेडिक्स काफी जल्दी में लग रहे थे। वो ईवा को चेक करके बताते हैं कि ये ओवर ड्रिंकिंग की वजह से हुआ है और उसे नींद की जरूरत है, जिसके बाद ये पूरी तरह ठीक हो जाएगी। लेकिन विकी और समर जानते थे कि ईवा की दिक्कत थोड़ी ज्यादा बड़ी है, लेकिन वो दोनों ही पैरामेडिक्स उनकी एक नहीं सुनते और चेकअप करके फटाक से वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन समर को विश्वास था कि ईवा इतनी भी ज्यादा ड्रंक नहीं थी। खैर अब अगला सीन अगले दिन पर आता है, जहाँ पर समर अपने बॉयफ्रेंड क्रिस से बात कर रही थी। क्रिस उससे ईवा के बारे में पूछता है, जिस पर वो ये बताती है कि वो अब ठीक है और सो रही है। अब यहाँ विक्की ने हाउस ओनर को बुलाया था और उसे उन्होंने उस बेसमेंट के लॉक के बारे में बताया था। यहाँ पर विक्की ने ये नहीं बताया कि वो लॉक उसने जानबूझकर तोड़ा और उसने उसे एक हादसा बताया। यहाँ पर ओनर उन्हें कहता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो लोग नीचे बेसमेंट में बिल्कुल ना जाए, और ये सुनकर वो हाँ बोलते हैं। लेकिन उसे ये बात नहीं बताते कि वो ऑलरेडी नीचे जा चुके हैं, इनफैक्ट उस लोटे को भी खोल चुके थे। अब यहाँ पर ओनर उनको ये कहता है कि वो कल यहाँ पर आकर लॉक दोबारा से लगवा देगा, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यानी कि ओनर भी जानता था कि बेसमेंट के अंदर उस लोटे के अंदर कुछ तो था। खैर चलो अब यहाँ से सीन चेंज होता है, जहाँ पर समर और विक्की को साथ में दिखाया जाता है और क्रिस भी वीडियो कॉल पर ही था। ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें कुछ गिरने की आवाज आती है, जिसके बाद विक्की और समर बाहर देखते हैं, जहाँ पर सामान बिखरा पड़ा था और सीलिंग लैंप भी गिरा पड़ा था। तभी उनको बेसमेंट से कुछ आवाज आती है, जैसे कि वहाँ पर कोई गया हो, जिसके बाद वो दोनों वहाँ चेक करने जाते हैं, जहाँ पर बेसिन का नल ऑन था। समर जल्दी से नल को बंद करती है, देन वो बेसमेंट के दूसरे रूम में जाती है, जहाँ पर अर्न में रखी हुई राख बिखरी पड़ी थी। ये देखकर समर विक्की पर गुस्सा करती है, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि ये विक्की ने किया है, लेकिन वो ये बोलती है कि शुरुआत के बाद से अब तक वो यहाँ पर आई भी नहीं। खैर अब समर उस राख को साफ करती है, जिसके बाद अचानक नेटवर्क कट जाता है और क्रिस का कॉल भी, जिसके बाद क्रिस दोबारा उसे कॉल करता है, जहाँ पर समर विक्की के साथ बैठी थी। अब यहाँ क्रिस उनको बताता है कि उसने इस घर के अंदर अजीबो गरीब चीजें महसूस करी हैं, देखी हैं, जो कि बिल्कुल भी आम नहीं है। उसने परछाइयां देखी हैं समर के रूम में, इवन हॉलवे के अंदर भी, और विक्की को उसकी बातें बेकार लग रही थी, इसलिए वो वहाँ से उठकर चली जाती है। तब क्रिस जो होता है समर को उसकी बातें गौर से सुनने के लिए कहता है। वो बोलता है कि यहाँ पर चीजें ठीक नहीं है, ये घर पैरानॉर्मल है, और उसने इसके बारे में इंटरनेट के ऊपर रिसर्च करा था और उसको पता चला है कि जो परिवार यहाँ पर बहुत पहले रहा करता था वो 1921 के मैसेकर में खत्म हो गया, और इस मैसेकर को टल्सा रेस मैसेकर कहा जाता है, और यह हादसा असल में हुआ था। तो हुआ ये था कि 1921 में टल्सा ओक्लाहोमा के ग्रीनवुड एरिया में, जिसे ब्लैक वॉल स्ट्रीट कहा जाता था, वहाँ एक छोटे से हादसे के बाद एक मैसिव रेशियल वायलेंस हुआ था। एक ब्लैक लड़के और व्हाइट लड़की के बीच लिफ्ट में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जिसे मीडिया ने सेंसेशनल बना दिया, मतलब कि उसे बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया, जिसके बाद में व्हाइट मॉब्स ने ब्लैक कम्युनिटी के ऊपर हमला कर दिया। उनके घर पर, शॉप्स पर और बिजनेस को भी जला दिया गया और लोगों को खत्म करा गया था। करीबन 100 से 300 तक ब्लैक लोग मारे गए थे और लगभग 10,000 लोग बेघर हो गए। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि ब्लैक कम्युनिटी सक्सेसफुल थी और व्हाइट लोगों को ये हजम नहीं हो रहा था। और आज भी टल्सा रेस मैसेकर को अमेरिका की हिस्ट्री का एक पेनफुल और सप्रेस्ड चैप्टर माना जाता है। नाउ कमिंग बैक टू द मूवी, तो यहाँ पर क्रिस का कहना था कि उन्हीं परिवारों के भूत आज भी यहाँ पर मौजूद हैं, और ये सब सुनकर समर थोड़ा सा डर गई। क्रिस बताता है कि इन परिवार वालों को काफी बेरहमी से खत्म करा गया था, लेकिन अब भी समर इन चीजों को मानना नहीं चाहती थी, मतलब कि ये पैरानॉर्मल चीजों को वो बिल्कुल भी मान नहीं रही थी। तब क्रिस याद दिलाता है जो ईवा के साथ हुआ था वो नॉर्मल नहीं था, जरूर ईवा के साथ में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। खैर अब क्रिस समर को ईवा को चेक करने के लिए कहने लगता है और वो ठीक ऐसा ही करती है। वो ईवा के रूम में जाती है जहाँ पर ईवा तो नहीं थी, लेकिन दीवारों पर कुछ लिखा हुआ था। तभी समर को बाहर से आहट आती है, जिसके बाद वो बाहर चेक करने लगती है, जहाँ पर ईवा के रूम में हम एक लड़की की स्पिरिट को देख पाते हैं जो कि सीलिंग पर चल रही थी, जिसको समर नहीं देख पाती और ना ही क्रिस। अब आगे बढ़कर वो ईवा को ढूंढती है और उसे ईवा की आवाज बाथरूम से आई थी, जिसके बाद समर और विकी बाथरूम में चले गए, जहाँ पर ईवा बाथ टब में डूबी हुई थी। वो दोनों मिलकर उसे निकालते हैं, लेकिन निकालने के बाद ईवा अजीब बर्ताव करती है और चिल्लाती है, जिसके बाद वो अपना सर बेसिन से फोड़ती है, फिर दोबारा बाथ टब में चली जाती है, जिसके बाद वो दोनों उसको निकालते हैं और यहीं पर ये सीन कट होता है। अब हम देखते हैं कि ईवा को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, लेकिन समर और विकी यहीं पर मौजूद थी। क्रिस उनसे कहता है कि उन्हें यहाँ पर रात में रुकना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो दोनों कहाँ मानने वाली थी, खासकर से विकी। I mean, इतनी बेवकूफी, इतना कुछ होने के बाद उन्हें वहाँ से जाना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात कि ये सब होने के बाद भी उसको ये सब बकवास लग रहा होता है। वो सोच रही थी कि ईवा पगला गई है, और सबसे बड़ी बात कि ये सब कुछ विकी की वजह से ही हो रहा था। अब इसी बीच घर के अंदर समर एक ब्लैक व्यक्ति को देखती है जो कि उसके ठीक सामने था, जिसके बाद वो उनकी तरफ भाग कर आता है और लाइट्स भी ऑफ हो जाती है। उसको
देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि वो उसी परिवार में से एक है जो कि मैसेकर के दौरान खत्म हुए थे। खैर अब ये दोनों ही भागने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन दरवाजा नहीं खुलता, जिसके बाद विक्की बैक डोर को चेक करती है। यहाँ दोनों ही पैनिक कर रहे थे और तभी समर को एक स्पिरिट दिखाई देती है जिसको देखकर वो दोनों डर जाती हैं। अब वो ऊपर भागती हैं और उसके पीछे विक्की भी थी, लेकिन एक स्पिरिट विक्की को खींचकर उसके रूम में ले जाती है और फिर दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है। समर विक्की को बचाने के लिए दरवाजा पीटती है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। अब समर नीचे आती है और वहाँ पर उसे एक शैडो दिखती है जो कि बेसमेंट की तरफ भाग रही थी, जिसके बाद उसे बेसमेंट का दरवाजा खुला मिलता है और समर बेसमेंट में जाती है और समर को बेसमेंट के अंदर ईवा मिलती है, जो कि काफी अजीब बात थी क्योंकि वो तो हॉस्पिटल के अंदर गई थी। अब यहाँ पर समर ईवा को आवाज लगाती है और यहाँ पर ईवा के हाथ में उस परिवार की तस्वीर थी जो कि यहाँ पर खत्म हुए थे। उस परिवार के अंदर कुल मिलाकर 4 लोग थे, माँ बाप और उनके 2 बच्चे। ईवा कहती है कि वो उन्हें सेंस कर सकती है। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो क्रिस होता है ना, वो अभी तक भी वीडियो कॉल पर था क्योंकि ये एक फाउंड फुटेज टाइप की हॉरर फिल्म है। खैर तभी क्रिस वीडियो कॉल के जरिए ही पूछता है ईवा से कि इनको चाहिए क्या, तो ईवा बताती है कि उनको जस्टिस चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात है कि उनको जस्टिस उसके लिए चाहिए था जो कि उनके साथ गलत हुआ। उनके परिवार को खत्म कर दिया गया था और उस चीज का जस्टिस उस परिवार की स्पिरिट को अब चाहिए था। अब समर जो होती है वो ईवा को अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन तभी उसे फर्श पर पानी मिलता है जिसकी रिफ्लेक्शन के अंदर उनको दिखता है वो दृश्य जब उन सभी ब्लैक लोगों को खत्म किया जा रहा था। खैर यहाँ पर समर की नजर दीवार पर जाती है जो कि अपने आप गीली हो गई थी और तभी उसमें से एक हाथ निकलता है, जिसको देखकर समर और ईवा वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उसी बच्ची की स्पिरिट उनके पीछे थी। समर जल्दी से बेसमेंट का दरवाजा लगा देती है, जिसके बाद वो वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगती है कि तभी ईवा उसके पीछे आ गई थी। समर ईवा को हॉल में बैठा देती है और यहाँ से कहीं भी जाने से मना करती है और फिर वो जाती है विकी को ढूंढने के लिए। विकी अपने रूम में ही थी लेकिन वो बिस्तर से नीचे डर कर लेटी हुई थी। वो जल्दी से उसे अपने साथ नीचे ले जाती है, लेकिन ईवा अब तक गायब थी। वो जल्दी से ईवा को ढूंढने लगती हैं, लेकिन उसे छोटे छोटे पैरों के निशान मिलते हैं जो कि उसी बच्ची की स्पिरिट के थे। आगे जाने पर उस बच्ची की स्पिरिट उनके सामने से भाग कर जाती है। अब इतना कम नहीं था कि उस बच्ची की माँ की स्पिरिट जो होती है वो भी वहाँ पर आ गई थी, जो कि इंसाफ मांग रही थी। और अब बस इतना कहते ही वो वहाँ से चली जाती है और दरवाजा बाहर से लगा देती है। और यहाँ पर अब ये दोनों लड़कियां डाइनिंग रूम में बंद हो गई थी। अब समर को पता था कि उन्हें अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो उनको जस्टिस दिलवाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सोचने पर उनको ध्यान आता है कि जो फोटोग्राफ उन्होंने देखी थी असल में उसमें 4 लोग थे, माँ बाप, बेटी और एक छोटा बेटा। उन्होंने अभी तक माँ, बेटी और बाप की स्पिरिट को देखा था, यानी कि जिस व्यक्ति की स्पिरिट यानी कि जिस इंसान की स्पिरिट शुरुआत में दिखाई गई थी वो यहाँ पर इस घर में रहने वाले पहले ब्लैक पर्सन की थी। लेकिन अभी तक उनको बेटे की स्पिरिट नहीं दिखाई दी, मतलब कि जस्टिस और कोई नहीं बल्कि उनके बेटे का नाम था जिसको वो ढूंढ रहे थे। अब यहाँ पर कंफर्म करने के लिए क्रिस इंटरनेट के ऊपर सर्च करता है, जहाँ पर उस मॉब में माँ बाप और बेटी को तो खत्म कर दिया गया था लेकिन जस्टिस को बाहर ले जाया गया और शायद से वहीं पर उन्होंने उसे खत्म कर दिया था और अब उन्हें ये सब खत्म करने के लिए जस्टिस को ढूंढना था। बेसिकली वो आफ्टर लाइफ में जाना चाहते थे लेकिन अपने बेटे की स्पिरिट के साथ में, और जस्टिस यहाँ पर इंसाफ नहीं बल्कि उनके बेटे का नाम था। और यही रीजन था कि ये स्पिरिट्स अभी तक यहीं पर अटकी हुई थी। इनडायरेक्टली स्पिरिट्स यही कह रही थी कि जब उनका बेटा जस्टिस यहाँ पर आएगा तभी सब कुछ खत्म होगा, लेकिन ये जस्टिस की स्पिरिट को यहाँ पर कैसे लाते। अब समर यहाँ पर काफी हिम्मत दिखा रही होती है। अब यहाँ पर बात सिर्फ बचकर निकलने की नहीं थी बल्कि जस्टिस को ढूंढने की भी थी। समर भी अंदर ही अंदर से चाहती थी कि वो उनका बेटा उनको लौटा दे। जिसके बाद डाइनिंग रूम का दरवाजा खुलता है और समर आगे बढ़ती है, जहाँ पर उसे उस परिवार का वो पल दिखता है जब उनके बेटे जस्टिस को वो मॉब बाहर ले गए थे और उसको शूट कर दिया गया था। तभी माँ की स्पिरिट समर के ऊपर आकर अपने बेटे को मांगती है और वहाँ से चली जाती है। अब तभी दरवाजे पर इस घर का ओनर आता है। ओनर अंदर आता है और वो घर की हालत देखकर नाराज था। अब यहाँ पर समर उसे कहती है कि इस घर में भूत प्रेत हैं और ये सुनकर वो ओनर हंसने लगता है। जिसके बाद वो लाइट्स ऑन करने जाता है, तब समर उसके सामने जस्टिस का जिक्र करती है, जिसे सुनकर ओनर चौंक गया था। लेकिन ओनर उसकी बातों को इग्नोर करके नीचे जाने लगता है, जहाँ से वो लाइट्स को ऑन करता है। लेकिन वो ये देखता है कि उन लोगों ने उस अर्न को खोल दिया था और ये देखकर वो और भड़क जाता है क्योंकि उसने उनको साफ मना किया था कि वहाँ की कोई भी चीज छूनी नहीं है। अब समर उसे समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी कि वो ईवा के कमरे में ले जाती है, जहाँ पर स्पिरिट ने दीवार को कुरेद कर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वो दूसरी भाषा में था। दीवार पर ये लिखा हुआ था कि वो लोग जस्टिस को ले गए। अब ये सब देखकर ओनर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन समर उसे रोकने लगती है और कहती है कि वो उनकी हेल्प करे। इतना ही नहीं, वहाँ पर मदद लेने के लिए खुद माँ की स्पिरिट भी आ गई थी जो कि उससे मदद मांग रही थी। ये देखकर ओनर नीचे चला जाता है और पानी पीने लगता है, जैसे कि उसे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ रहा हो। अब समर ओनर के पास जाती है और यहाँ ओनर उसे पूरी बात बताता है। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। असल में जस्टिस जो था वो अभी भी जिंदा था और उनको खत्म नहीं करा गया था, और जस्टिस जो है वो असल में ओनर के ही पिता हैं। जी हाँ, ये सुनकर समर बिल्कुल हैरान रह जाती है, लेकिन यहाँ पर अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब सीन अगले दिन पर आता है, जहाँ पर ओनर अपने डैड जस्टिस को लेकर वहाँ आता है और यहाँ जस्टिस अपने परिवार से मिलता है जो कि असल में स्पिरिट्स होती हैं। एंड ऑब्वियसली अपने बेटे को इस तरह से देखकर, अच्छी हालत में देखकर, वो स्पिरिट्स बहुत ही खुश हो गई थी और शायद से आजाद भी हो गई थी। खैर इसके बाद में सीन चेंज होता है, जहाँ पर क्रिस जो होता है वो अभी भी वीडियो कॉल पर ही था, जहाँ पर ये तीनों वहाँ से निकल रहे होते हैं।
अब ईवा भी साथ ही थी, जहाँ पर रास्ते में जाते वक्त क्रिस जो होता है वो ईवा को यहाँ पर पूछता है कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन ईवा कोई जवाब नहीं देती और तभी ईवा की आंखें काली पड़ जाती हैं, मतलब कि ईवा के अंदर अभी भी एक स्पिरिट मौजूद थी और मेरे ख्याल से ये जो स्पिरिट है वो अब इस दुनिया का सुख लेना चाहती है, क्योंकि वो काफी टाइम से उस घर के अंदर कैद थी। और बूम, इसी के साथ में डोंट हैंग अप फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।